आज नैब ने अपना तीसरा प्रोसिक्यूटर चेंज किया है और 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है कोर्ट से और कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत उनको दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास कोई सबूत होता, जजेस ने बार बार उनसे सबूत मांगे। पहले नैब को 2 महीने से ज़्यादा के लिए कोरोना हो गया और उसके बाद अब जब कोरोना से वापस आए हैं तो उन्होंने 4 हफ्ते मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने। एक सादी सी बात है बिल्कुल, और वो मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज़ का कोई सबूत होता है, वो कागज़ का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था। आज सबूत मांग लिए तो नैब गायब है। जी मैडम, क्या कहेंगी गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत मुखराहट का शिकार हो चुकी है? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फ़ंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ़ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया है कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के ज़रिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला। और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती? और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी TV पर और PTI के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी
कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर ज़रूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहाँ खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज़्ज़तदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड। तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर ज़रूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर ज़ाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वज़न होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगज़ेब खड़ी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाक़या? जब मैं गई थी मालम जब्बा। ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मज़म्मत अल्फाज में ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, और उस 12 रुपये बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर रही है। तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे?
तो मैं 12 रुपये लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में और जब आप सरकारी खर्चे पे पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है। आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है। आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है। एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए 1 मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया है। इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जो जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्नड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको आवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं हैं, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्व करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। जी सबका लेंगे। हसन आप कर लो। रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार ये मामला ऑपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके अदम एतमाद टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, तो आप इजाज़त दे रही है नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को
प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फ़िलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए इस इम्प्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नज़र आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर बलूचिस्तान में जब आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहाँ पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूँ कि ज़रूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज़ ना करते। वहाँ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, वहाँ आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। कि कोई आपका वज़रा में से भी इतना समझ और अकल वाला नहीं है या दर्द वाला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये मत करें। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क की बुराइयां शुरू कर देते हैं, और जो बने बनाए पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। इस हुकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काइंडली आप ये दौरे मत करें। जी आसिफ, जी आप क्या पूछा? सॉरी नहीं, देखिए, मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। जो अवाम का हाल इस हकूमत ने, इस इमरान खान ने किया है, मुल्क की जो तबाही इसने की है और मज़ीद तबाही जो एक एक दिन जो हुकूमत का गुजरता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो अब ये आप पे फ़र्ज़ बन गया है कि आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और हो। जी आसिफ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनाम ज़माना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफ़ियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम ज़माना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो ख़राब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल ख़राब होता है, गलत इस्तेमाल ख़राब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीज़ों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क
जो सहाफ़ियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है। कौन सा ऐसा जुल्म है जो सहाफ़ियों के साथ नहीं उठाया गया? उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनको सरेआम गोलियां मारी गईं, उनको सरेआम ब्रॉड डे लाइट में उठाकर डालों में डालकर ये ले गए। कहीं FIA, कभी नैब, उनके सारे चीज़ें खोल के रख दी, उनके ख़ानदानों को सफ़र करना पड़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही, आप अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी गलतियों की निशानदही करने वालों की तकलीफ़ आपको होती है। तो ज़रा हौसला रखें तनकीद का, या फिर सियासत छोड़ दें। मतीउल्लाह शहबाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं। अगर वो नाकाम होते हैं तो क्या वो अपने पार्टी होते से दस्तबरदार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या आप और मुस्लिम लीग नून मौजूदा आर्मी चीफ की दोबारा एक्सटेंशन के हक में हैं? देखें, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद पे के लिए अग्री किया है, तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए और इस जो इतनी बर्बादी और तबाही उनके ऊपर आई हुई है इमरान खान की सूरत में, उससे उनको निजात दिलाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो अपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है, इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ़ से गुजरे थे तो आप कहाँ थे? बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। जी आप जब उसकी कोई जिक्र होगा, कबल अज़ वक्त है ये सवाल, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। अभी ऐसा कुछ आया नहीं हमारे सामने। मैंने बिल्कुल इल्तवा नहीं लिया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब मेरे वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको कोरोना हो गया तो उनकी कमर में तकलीफ़ हो गई, वो बैठ नहीं सकते थे। तो उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर का सफ़र जब मुश्किल हो गया तो फिर मैंने इनको इंगेज किया, इरफान कादिर साहब को। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा लॉयर बीमार है और वो 2-2.5 महीने अब नहीं आएगा तो मुझे 2-2.5 महीने का इल्तवा चाहिए। मैंने नया काउंसिल इंगेज किया और उनको तैयारी के लिए मिनिमम जो वक्त दरकार था वो उनको दिया गया। उसके अलावा मुझे जो 561A की एप्लीकेशन थी जो मैंने दाखिल कराई, वो मुझे जमा करानी थी। उसके लिए जितना वक्त दरकार था वो मैंने डिले के लिए नहीं लिया, वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले और अच्छे तरीके से चले। कयूम सदीकी साहब, और मुझे कोई डिले की ज़रूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है माशाल्लाह, एयर टाइट है। मुझे तो बल्कि जल्द इंसाफ की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कयूम सदीकी साहब, मैं इस चीज़ पे जवाब आपको दे चुकी हूँ। अब कर देंगे इंशाल्लाह। चले जी। आखिरी सवाल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या अपोजिशन जमातें अंपायर के न्यूट्रल होने का इंतजार कर रही है या समझते हैं अंपायर न्यूट्रल हो? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा एलोक्वेंट कोई हैं इस वक्त। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अंपायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो। तो बस यही जवाब है मेरा। न्यूज़ 1 टीवी को बंद किया जा रहा है, केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि इस टीवी को चलने आपने नहीं देना। पैमरा से भी नोटिस दिलवाया है। और अच्छा सवाल किया। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। शुक्रिया।